मैं कमला सिंह तरकस और आज द तरकस की स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं आरपी द भारतीय के नाम से जिनको जाना जाता है, जो दिल्ली में रह करके अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा एक पूरे देश में जागरण का प्रयास कर रहे हैं। और आपके लिए ये पंक्तियां बहुत प्रासंगिक हैं कि जीत हार उनके खातिर जिन्हें किसी से लड़ना है, जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है। हम तो मानवता के राही बस मंजिल तय करना है। तो मानवता की स्थापना के लिए, समतावादी चरित्र निर्माण के लिए आपका लगातार प्रयास जारी है और आपने एक राजनीतिक दल को भी स्थापित किया है और उसके जरिए आप पूरे देश में नौजवानों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। वह है BRP यानी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। ये नाम भी बड़ा सुंदर है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। और आज आप हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे कुछ जानकारियां लेना चाहते हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल है कि आपने इस दिशा को, इस समतावादी चरित्र निर्माण के दिशा को, संघर्षपूर्ण रास्ते को आपने जो चुना, इसके लिए आपसे को प्रेरणा कहाँ से मिली? आप किन से प्रेरित हुए? सबसे पहले सभी सम्मानित दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं आरपी द भारतीय और अभी प्रेजेंटली मैं दिल्ली में निवास कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं जीवन दर्शन यात्रा पे निकला हूँ पूरे उत्तर प्रदेश की भ्रमण पे। और सर का जैसा प्रश्न है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली। प्रेरणा की अगर बात करें तो ह्यूमन नेचर होता है और ये आप कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ आ जाए। और जब व्यक्ति परेशान होता है कहीं पर, तब उसके अंदर उसका सल्यूशन निकालते निकालते, जनरली आपने सर सुना होगा कि लोगों को नक्सली क्यों बनाया जाता है। अगर कोई प्रशासन हो, कोई उच्च पदाधिकारी या लेवल का सरकार हो, प्रशासन किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, अगर हमें प्रताड़ित करती, परेशान करती है, तो हम उससे निकलने के लिए कोई ना कोई सल्यूशन ढूंढना हमें पड़ेगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ हुआ। हमारे समाज के सगे संबंधी और रिश्तेदारों के साथ हो रहा था अत्याचार, अन्याय। तो हमने ये सोचा कि भाई इसका सल्यूशन क्या है सर। तो सल्यूशन के लिए लोगों ने मुझे बताया कि बजरंग बली जो है सबसे क्या कहते हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो बजरंग बली के हम बहुत ही बड़े भक्त थे। तो उनसे मेरा निवेदन यही था कि भगवान जी आप बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, इधर उधर बहुत सारे काम हैं आपके पास। बचपन की बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। तो हमने कहा कि भाई हमें कुछ आदि शक्तियाँ या 1/100वां भाग आप मुझे दे दीजिए, ताकि जितने भी यहाँ पे हिंसक विचारधारा के या अराजक तत्व तो समाज में, देश में घूम रहे हैं, ताकि हम उनको टैकल कर पाएं ऑन द स्पॉट। लेकिन सर वो चीज़ कभी होते हुए नहीं मिली। लोगों ने कहा कि श्रद्धा बड़ी लगन और मेहनत से होनी चाहिए। हमने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया बजरंग बली के लिए, लेकिन कभी भी वो हमारे किसी भी काम में मदद नहीं की है। मैंने डायरेक्शन कब चेंज किया कि हम इलाहाबाद में स्टडी कर रहे थे सर, और उस समय हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। 17 दिन तक मेरे को पता नहीं चलता। जब मैं घर आता हूँ, घर आने के बाद मेरी माता जी ने कहा कि भैया बजरंग बली की बड़ी कृपा रही है कि उन्होंने बाल बाल बचा दिया। जब मैंने ये सुना तो बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि यार जब बजरंग बली को बचाना ही था तो हमारे पिताजी का एक्सीडेंट क्यों हुआ। लोगों ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हम अपने पिताजी को बेहतर तरीके से सर जानते हैं, आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया होगा, तो हम कैसे उनको गलत मान लें। हमारे हिसाब से हमारे पिताजी बेस्ट हैं, बहुत अच्छे, बहुत ईमानदार हैं, फिर उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। और उसी दिन से सर हमने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और निकल पड़े सत्य के रास्ते में, सत्य की तलाश में निकल पड़े। तो आगे तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा से मुझे प्रेरणा मिली, उनको जाना। फिर धीरे धीरे सोसाइटी में आए तो तमाम ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों से मेरा जो है रूबरू हुए, कह लो, उनके विचारों को हमने जाना। तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि यार देश में जो है ना कुछ बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मतलब क्या कन्फ्यूजन चल रहा है या बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके चलते हमारे समाज को गुमराह किया गया और एक विषमतावादी व्यवस्था इस देश के अंदर पूरी तरह हावी है। और वो विषमतावादी व्यवस्था हमारा लगातार शोषण कर रही है सर। और तब से फिर आगे हमने दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसमें हमने काफ़ी कुछ परिवार के लिए धनार्जन भी किया, लेकिन हमारा मन वहाँ पे सर लगा नहीं। लोगों को देखते समझते हुए जो उनके दुख दर्द होते हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया सर। 15 साल से हम प्लानिंग कर रहे हैं, करते 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 अब हम जा करके
अपने आप को पूर्णतया मुक्त कर पाए हैं अपने व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से, और हम पूर्णतया 100% समाज में समर्पित हैं सर। ये इनेलो नाम से जो आपका संगठन है जी, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं, इसका उद्देश्य और जो राजनीतिक दल है दोनों जी का समन्वय क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली सर क्या है कि देश के अंदर महत्वाकांक्षा जो है वो मोस्टली हर व्यक्ति में है, लेकिन महत्वाकांक्षा का एक दायरा है, एक तौर तरीका होना चाहिए। तो हमने देखा कि समाज में तमाम संगठन बन रहे हैं एक ही विचारधारा को लेकर के। तो जैसे मान लेते हैं आज मैं आपके जिले आजमगढ़ में हूँ, आप यहाँ पे संगठन चला रहे हैं, कल हम भी यहाँ पर अगर आ जाते हैं और हम भी कहें नहीं संगठन बनाते हैं और संगठन बना के हम काम करेंगे, तो सर वही मानवता का काम आप कर रहे हैं, वही मानवता का मार्ग मेरा है, तो मेरा मतलब हम और आप एक रास्ते पे क्यों नहीं? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न था। डॉक्टर राकेश मौर्य जी को आप जानते होंगे, पूर्व मंत्री रहे हैं, दिल्ली में वो गए थे तो उन्होंने संगठन बनाने की इच्छा रखी। तो हमारे संगठन के लोगों ने कहा कि आरपी जी का संगठन है SPYFI, सम्राट प्रियदर्शी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, तो क्यों ना उनके साथ मिलकर के काम किया जाए। तो उनका ये कहना था कि हम बड़े जो है अनुभवी लोग हैं, हम मंत्री लेवल के लोग हैं, अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, इनके नीचे अगर हम काम करेंगे या इनके संगठन में जुड़ करके काम करेंगे तो हमारा अपमान होगा। इस समस्या के समाधान के लिए सर ऐसा लोगों ने प्लान बनाया हमारे साथ जो लगे हुए हैं कि भाई जो बड़े बड़े अनुभवी, आप जैसे अनुभवी लोगों को हम कैसे अपने मार्गदाता बनाएं, कैसे मार्गदर्शन के रूप में लें ताकि आपके अनुसार हम लोग मिलकर के काम कर सकें। उसके लिए सर संगठनों का महासंगठन इनेलो का गठन दिल्ली में हुआ। 2 दिवसीय मीटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। उसमें अबाउट 100 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुए थे। सभी ने मिल करके बड़ा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया। बनाने के बाद उन्हीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब डॉक्टर राकेश मौर्य जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ताकि उनकी जो मतलब मन की व्यथा है, जो उनका मतलब कंफ्यूजन है समाज को लेकर, वो दूर हो जाए। तब से अब तक सर इसमें लगभग 175 ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रहे हैं और लगातार चारों दिशाओं में मिलकर के काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो डेडिकेशन होना चाहिए, जैसे मूल समस्या क्या है हमारे देश की, हमारे समाज की, अर्थव्यवस्था है। मोदी जी ने हमारे जो GDP अभी लॉकडाउन है या उससे पहले इन्होंने नोटबंदी करी, उस नोटबंदी के चलते और लॉकडाउन के चलते इन्होंने हमारे को आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया है कि हमारे जो छोटे मोटे संगठन है उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो जब अर्थशास्त्र हमारा सर कमजोर हो गया तो हम लोग न चल पाएंगे न कर पाएंगे। तो इन जो जटिल परिस्थितियां देश के सामने हैं जी, इनके लिए कैसे इनसे निपटा जाए, आप क्या नौजवानों को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए सर, तथागत बुद्ध से हमने सीखा है। सबसे पहले तो बुद्ध ने यह कहा कि संगम शरणम गच्छामि। हम बुद्ध के बहुत सारे विचार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और देश में वर्ल्ड में पूरे बुद्ध की बात होती है, देश को विश्व गुरु कहा जाता है उनके बल पर। तो मैं बुद्ध की सारे बातों को ना मानने की सलाह दूंगा, केवल एक बात को आप मान लीजिए। बुद्ध ने कहा संगम शरणम गच्छामि, केवल हम लोग संघ की शरण में आ जाएं। भारत देश हमारा है। भारत देश में जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख, चाहे ईसाई या किसी जाति बिरादरी के लोग हैं, भारत देश सभी का है। किसी एक नरेंद्र मोदी का, किसी एक योगी आदित्यनाथ का या किसी अन्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है सर। तो हमारा मतलब हम भारत देश एक परिवार है। हम सब लोग मिल करके मानवता के रास्ते पर अगर चलें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं पर बुद्ध ने यह कहा है कि अगर कोई समस्या है तो उसका कारण है तो उसका निवारण है। हम इसी पॉइंट पर आ जाते हैं सर। समस्या देश के अंदर ब्राह्मणवाद है, आप जान रहे हैं, गैर बराबरी है, जो शोषणकारी नीतियां हैं वो देश को खोखला करती चली जा रही लगातार। आज आपको पता है कि जो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कपड़े पहन रहे हैं ना साहब, वो कर्ज के कपड़े पहन रहे हैं, कर्ज के कपड़े बता रहा हूं मैं आपको। और हमारे आपको बोलते ये जा रहे हैं कि आप चिंता मत करिएगा, हम आपको भूखे नहीं मरने देंगे। साहब महीने महीने 500 रुपया जो आप दे रहे हो मुझे, उस 500 रुपया से हम क्या करेंगे मुझे बताओ? सिर्फ और सिर्फ जिंदा ही रहेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हम लोग संघ की शरण में आए और एक झटके में ऐसी सरकार का निर्माण करें, ऐसी सरकार को हम फ्रंट पर लेकर के आए जो एकदम नई हो, जो आपकी विचारधारा से लैस हो, और जब उस विचारधारा की सरकार सम्राट अशोक, महान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तमाम अन्य महापुरुषों की विचारधारा वाला कोई व्यक्तित्व मतलब निखर करके सामने आपके कुर्सी पर विराजमान होगा, चाहे वो यूपी की हुई या दिल्ली की हुई, तो वास्तव में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग आपस में बटे रहेंगे साहब, तो ये जो बड़ा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं ये आपको तो खोखला कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ये देश को भी खोखला कर रहे हैं।
और समाधान नहीं है। तमाम देश के अंदर नेतृत्व है, तमाम नेता बने हैं। मायावती को ले लीजिए सर, बहुजन समाज की बात करते हैं, मायावती को यह नहीं पता बहुजन समाज किसे कहते हैं साहब। बुद्ध ने कहा है कि अगर हम आज के वर्तमान में SC ST OBC को बहुजन समाज कहते हैं। मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं, बहन जी ये बताओ कि आप में SC ST OBC का बराबर नेतृत्व है क्या? तो बहन जी की बोलती बंद हो जाएगी। अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की परिभाषा अखिलेश यादव को नहीं पता है। एक परिवारवाद, एक जातिवाद कह लो और एक व्यक्तिवाद कह लो, उसको ये समाजवाद बताते फिरते हैं। तो गलती उनकी नहीं है। अगर हम चोर लुटेरे हैं या किसी तरीके से बेईमान है, मैं तो अपना काम अच्छे से करूंगा। कुछ लोग नरेंद्र मोदी को लगातार दोष देते हैं, मैं दोष नहीं देता हूं। हमने कहा नरेंद्र मोदी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो चरित्र है, जिस तरीके की संस्था से वो जुड़े हुए हैं, उस काम को बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देश के वास्तविक नागरिक हैं, मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो डिफीट हो जाएंगे। लेकिन हम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सर पीछे हैं व्यवस्था में। एक कठिन समस्या दिख रही है कि विपक्ष के इतने मोर्चे हैं, इतने दल हैं, इतने संगठन हैं और सभी अलग अलग हैं, तो कैसे इसका समाधान करने के लिए? नहीं सर, देखिए 2022 में मानवतावादी जितनी विचारधारा की पार्टियां हैं, 2022 से पहले हम उनको आमंत्रित करेंगे एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर। दूसरी बात क्या है, अगर वो नहीं मानते हैं तो BRP विकल्प के रूप में खड़ी है। और BRP क्यों, इसका भी कारण मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग में हम 3 घंटे की लड़ाई करके आए साहब। चुनाव आयोग ये कहता है कि भारत देश के अंदर जातियां हैं, संविधान कहता है, संविधान हमें सर्टिफिकेट देता है जातीय व्यवस्था का। और वहीं पर चुनाव आयोग जब एक पार्टी रजिस्टर करवाता है तो एक व्यक्ति के नाम पे पार्टी रजिस्टर करवाता, क्यों साहब मुझे बताओ। हमारे देश के अंदर जब जातियां हैं तो जातीय नेतृत्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं मौर्य हो गया, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो दूसरी जाति बिरादरी का शोषण नहीं करूंगा? मुझे बताइए। यादव दूसरी जाति का कर जब मुख्यमंत्री हो जाता है तो अपनी जाति को बचाता है, दूसरों का शोषण करता है। पंडित हो गया, ठाकुर हो गया, जो भी आ रही हैं वो अपनी जाति को प्रमोट करते, दूसरी जातियों को शोषण करती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है चुनाव आयोग से या भारत सरकार से कि या तो भैया जातीय व्यवस्था खत्म कर दो देश से, और या तो जातीय नेतृत्व दे दीजिए, सबकी समुचित भागीदारी। और आप नहीं दे पा रहे तो हम अपनी पार्टी में देने के लिए तैयार हैं। हमारा संविधान पास हो गया है, हमारे संविधान में 4 कमेटी बनी हुई है सर, संस्थापक कमेटी। अगर देश के अंदर 100 जातियां हैं ना, तो 100 जातियों को बराबर हम नेतृत्व दे रहे हैं, भागीदारी। 3/4 बहुमत से जो चीज पास होगा वो नीचे लागू होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल कठपुतली की तरह काम कर रहा है, केवल एक कार्यकर्ता की भांति। और हम लोग मिल करके एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। आपने भी जो चर्चा किया जातीय भागीदारी की जी, तो जो एक पहले से चर्चा आती है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, वही आपका भी है कि कुछ अलग है उससे? नहीं, कौन दे रहा है भागीदारी सर? नहीं, बस ये है कि नहीं, वही नहीं है। देखिए मैं सर, ये हवा में बातें होती हैं। तमाम लोगों ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो मैं यहाँ पे आरक्षण का सपोर्ट नहीं करता हूँ साहब। जैसा कि देश गड्ढे में जा रहा है, तमाम लोग कहते हैं कि नहीं आरक्षण जरूरी है, तो मैं भी कहता जरूरी है, लेकिन जब न्यायिक सरकार वहां पे बैठेगी तब जरूरी नहीं है। हर किसी व्यक्ति के साथ अगर न्याय होगा तो आरक्षण जरूरी नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब जो भागीदारी की बात आप कर रहे हैं सर, वो हवाई कंसेप्ट है। लेकिन मेरा कंसेप्ट अभी लागू होने जा रहा है हमारी पार्टी में। पहले आप पार्टी में बराबर की भागीदारी लीजिए, पार्टी में अगर आपको बराबर की भागीदारी मिल जाती है तो सरकार में आपको भागीदारी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। माने एक तो बात होती है सरकार में आएंगे तब करेंगे। हाँ। आपने कहा कि हम पहले ही दे रहे हैं साहब। एक जैसे आपका जिला आजमगढ़ है, जिला आजमगढ़ में एक जिलाध्यक्ष नहीं होगा। जिला आजमगढ़ में जितनी जातियां हैं उतने हम जिलाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस तरह की एक पहली बार। हाँ, पहली बार। कोई पार्टी नहीं, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करती है। अगर वो है तो बीजेपी मात्र सवर्ण की पार्टी है और सवर्ण के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन कर रही है। लेकिन SC ST OBC या जो भी दलित पिछड़े लोग हैं उनके लिए उनका दरवाजा बंद है और पूरा का पूरा शोषणकारी जो नीतियां हैं वो चीज वहां पर लागू हो रही हैं। तो अपनी इस रणनीति को आपने क्या नाम दिया है? अभी कुछ चर्चा आपने किया था, इसको क्या कहा जाए? जैसे एक राजनीति में यह नया कदम है, हाँ, इसको किस रूप में संबोधित किया जा सकता है? किस रूप में? जैसे हाँ, जातीय जो आप जातीय नेतृत्व हम दे रहे हैं। हाँ, जातीय नेतृत्व। जी ठीक। तो अभी आपने सुना आपकी भारती जी को, भारतीय राजनीति में आपने एक हस्तक्षेप किया है और आप अपने विचारों को लेकर के उतर पड़े हैं। तमाम नौजवान इससे प्रभावित हैं, आपकी बातें हर दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। तो
हमारे दर्शकों ने आपकी बात सुना। और हाँ, आप मूल रूप से और जो भी हमारे नौजवानों से, देश के लोगों से, दर्शकों से कहना चाहते हैं उसे जरूर कहें। सर राजनीति बहुत आसान है। एक मूवी हमने देखी थी सर बचपन में नहीं, कहीं पर मैं बिजी था और टाइम पास नहीं हो रहा था, तो हमने कहा सिनेमा हॉल है, चलो देख लेते हैं, टाइम बीत जाएगा। ABCD एनीबडी कैन डांस। हम लोगों को ये बताया जाता है कि राजनीति बहुत कठिन चीज है। मैं कह रहा हूँ राजनीति बहुत मजाक चीज है। आपके पास वोट है, वोट डिसाइड करिए, एक डायरेक्शन में वोट डालिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अपना पूरा टाइम केवल और केवल आपको समझाने में लगा रहे हैं साहब। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप देखेंगे लेकिन आप नहीं मानेंगे, ये एक नेचर बन गया है। आप ये तुलना करेंगे कि आरपी मौर्य या आरपी द भारतीय जो काम कर रहा है अभी छोटे लेवल से है। सर मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मैं बड़ा या पार्टी बड़ी कब बनेगी, जब आप सब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। अगर बीजेपी को, कांग्रेस को या जो विषमतावादी सरकार उसको खत्म करना है तो पूरा समाज, पूरा देश हमारे साथ लग जाए, देखो बड़ी पार्टी खड़ी हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप मुझ पर विश्वास क्यों करोगे साहब। हमने ये लिखित दिया है समाज में, और आज भी आपके सामने कह रहा हूं, आरपी द भारतीय आजीवन ना तो चुनाव लड़ेगा, ना विधायक बनेगा, ना सांसद बनेगा, ना किसी संवैधानिक पद पर होगा। केवल और केवल हमारा लक्ष्य है भारत देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना, जिसको हमने अशोका राज का नाम दिया है। और रही बात ये समस्याओं की, तो जितनी समस्याएं यहाँ देश में सर, उनका जड़ से खात्मा, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उदाहरण के लिए अभी बेरोजगारी में हमारे युवा भटक रहे हैं, तो मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, तो प्रधानमंत्री किस लिए बनाया? देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। लेकिन जब से भाई साहब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वे मंदिर मस्जिद और लड़ाने और पीटने पिटवाने के अलावा उन्होंने कोई भी काम नहीं किया साहब। ठीक है, आजकल तो तोते बिल्ली, कुत्ता पिल्ली के साथ वो खेल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जिम्मेदारी है, अगर मान लो व्यक्तिगत आपका नेचर है वो ठीक है, घर तक है, लेकिन आप उसे सोशल मीडिया पर या समाज के लोगों के बीच में ले जा करके आखिर में रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, देश अभी महामारी से गुजर रहा है सब, और आप मस्ती से गुजर रहे हैं। बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब सर है, अगर युवा हमारे यहाँ पे बेरोजगार है, तो मैं आज भी बता रहा हूँ, जितनी भी पार्टी अगर मेरी आवाज को सुन रही हैं, तो वे सारे ये काम करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी सर ने कुछ देर पहले एक कोटेशन बोला है, जीत हार उनके खातिर है जिन्हें किसी से लड़ना है, हम तो मानवता के राही हैं, बस मंजिल तय करना है। तो ये बात फैक्ट है कि हम लोग आ चुके हैं मानवता के मार्गों को प्रशस्त करने के लिए। जितनी भी पार्टियां देश के अंदर हैं, वह मानवता के मार्ग पे चल करके भारत को खुशहाल बना दें। हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर ऐसा वो कर ले जाती हैं तो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा सर, बाकी जो बचेगा हम वो काम कर लेंगे। तो युवाओं को रोजगार देने की बात है सर, तो मैं आपको बता दूं, अगर हम भारत सरकार हैं सपोज दैट, तो जिस युवा की जिम्मेदारी मैं ले करके, मतलब कोई भी युवा है, मान लो 10 साल का हो गया, उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार हैं। पढ़ा लिखा के वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, उसको हम सबल बना देंगे। और बना देने के बाद उसको बढ़िया सी नौकरी, बढ़िया सा बिजनेस, बढ़िया सा सब कुछ जो वो चाहता है वो सेटअप करवा देंगे। इसको सेटअप करवाने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर एवरेज खर्चा आता है तो मात्र 20 लाख का खर्चा आता है। तो मैं कहता हूं कि 20 लाख रुपए भारत सरकार खर्च करेगी आपके भविष्य को बनाने में। और बनाने के बाद जब आपको बढ़िया IAS PCS बन जाते हैं साहब, तो 5-5 हजार रुपये आपकी सैलरी से काटूंगा। और काटने के बाद आम के आम गुठलियों के दाम। ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं साहब कि पूरा भारत देश में अगर 140 करोड़ जनता है, तो भारत माता के अगर 140 टुकड़े कर दिए जाएं, तो एक टुकड़ा हम है, एक टुकड़ा आप है, एक टुकड़ा हर कोई युवा है। तो जब युवा मजबूत होगा तो भारत माता मजबूत होगी। युवाओं का भविष्य जब उज्जवल होगा तो भारत माता का भविष्य उज्जवल होगा। युवाओं का अगर भविष्य दयनीय होगा तो भारत माता की स्थिति दयनीय होगी। आज हमारे बहन बेटियों के साथ लगातार रेप कांड हो रहे हैं, इसका मतलब भारत माता के साथ रेप नहीं हो रहा है, हमें बताइए। लेकिन भारत देश का जो है भारत माता के जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने वाला वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत देश में जिसने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही नरेंद्र मोदी जब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप कांड होता है तो एक सेंटेंस भी लिख करके नहीं आता है, और उसके बदले में तोते और बिल्ली के साथ खेला जाता है साहब। तो मेरा ये उद्देश्य है कि भारत देश का हर नागरिक उतना ही जरूरी है जितना हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति जरूरी है। और हर व्यक्ति को अधिकार सम्मान जब मिलेगा सर, तो भारत माता का जो भविष्य होगा उज्जवल होगा। और भारत आज भी सोने की चिड़िया है, खाली इस देश के नेतृत्व को सही हाथों में दे दीजिए तो आज देश फिर से
सोने की चिड़िया बन जाएगी, लेकिन ये आपके ही निर्णय पर निर्भर करेगा। हम कितना भी सब चिल्लाकर प्रयास कर ले, तमाम महापुरुषों ने खूब प्रयास किया, पेरियार ललई सिंह जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, तमाम लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आज देखिए समाज अभी भी नहीं सुनने को तैयार बैठा है, क्योंकि उसका मानसिक जो है लेवल बहुत ही डाउन कर दिया गया, और उस मानसिक लेवल को डाउन करने के बाद ही शोषणकारी नीतियां शुरू होती हैं। हमारा आपका कोई शोषण क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हमारा मानसिक लेवल उठ गया, आपका उठ गया है, इसलिए हम उस व्यवस्था को नहीं मानते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था लानी है, सबसे पहले दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप भारत देश का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सर, अभी आप सुन रहे थे आरपी द भारतीय को, और आपने एक ऐसा मॉडल आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया है जिस पर चलकर हम कह सकते हैं कि ये कबीर का रास्ता है, ये लोगों को सबको फटकारने का रास्ता है, और स्वतः किसी भी संवैधानिक पद को न लेने का, एमपी एमएलए न बनने का यह निर्णय अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। ऐसे हजारों नौजवानों को उतरना होगा। देश को अगर वास्तव में, भारत को फिर अपने उस गरिमामय पदवी पर स्थापित करना है तो इस तरह की जरूरत पड़ेगी। दूसरी एक खास बात है सर, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा युवाओं को। बताइए। बात यह है कि तमाम लोग आपके बीच में आते रहते हैं और कहते हैं कि हम बड़े पैसे वाले हैं। हमारे युवाओं में ये सोच है, क्या सोच है? कि राजनीति पैसे से होती है। आरपी मौर्य, आरपी द भारतीय, बीआरपी आपके पूरे खर्चे की जिम्मेदारी लेती है। अगर आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, या सत्ता में आना है, राजनीति करनी है, तो सिर्फ आपकी जरूरत हमें है, आपके साथ पैसे की जरूरत नहीं है। समाज में इतना पैसा है, समाज इतना पैसा दे रहा है कि आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सक्षम है। और आपको बता दूं, अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपए हो जाए ना साहब, तब भी हम राजनीति में आपकी सेवा नहीं कर सकते अपने व्यक्तिगत पैसे लगा करके। इसलिए समाज में आरपी द भारतीय का इतना विश्वास क्रिएट हो चुका है कि लगातार पार्टी को फंडिंग मिल रही है, और आप विधायक सांसद बनिए, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। पार्टी में उन लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं है जो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं या किसी प्रकार के कुकर्मों में लिप्त हैं। हमारे को नए नए युवाओं की जरूरत है। पार्टी आपको विधायक बनाने के लिए पूरा का पूरा खर्चा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है, ईमानदारी, निष्ठा पूर्वक, मीन्स भारत देश के प्रति आपका लगाव, प्रेम और देश निष्ठा कह लो, जिसको हम मानवतावादी विचारधारा कहेंगे, उस आधार पे आपको काम करना है। आप कंप्लीटली अपने आप को समर्पित करिए, विधायक सांसद बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये हमारा दावा है। आपने एक जबरदस्त ढांचा, एक खाका बनाकर रखा है, और मैं समझता हूं कि इस पर तमाम नौजवानों को ध्यान देने की जरूरत है। और आपका भी इस समाज में, ये मैं मानता हूं कि जो पूरी निष्ठा से, पूरी दृढ़ता से जो अपना लक्ष्य लेकर उतरता है, वह लक्ष्य उसका पूरा भी होता है। आने वाला समय बताएगा कि आरपी द भारतीय कितने सफल होते हैं, और जो उनके सिद्धांत हैं ये अगर कायम रहते हैं और इस तरह के नौजवानों को लेकर के वह एक हुजूम बनाकर उतर सकते हैं, तो यह देश के लिए निश्चित तौर से कल्याणकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बात किया।